हमारा आज का चैप्टर है 4। ये 8th क्लास की ज्योग्राफी है और ये चैप्टर 4 है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। ये 3 बच्चे हैं, एक गांव से गुजर रहे हैं और उन्होंने एक किसान को जुताई करते देखा है। तो किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। तो प्राथमिक क्रिया में क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। फिर सेकेंडरी जो है, द्वितीय क्रिया है, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हो गए। ये सेकेंडरी प्रोसेस हो गई। फिर जो थर्ड है, तृतीय क्रियाएं हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो जो कृषि शब्द है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। तो जो कृषि शब्द है यानी कि एग्रीकल्चर है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों के एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है। तो ये फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। तो जो किसान होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं? फसलों को उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, तो ये और पशुओं को पालते हैं। तो ये सब क्या कौन होते हैं? ये किसान होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। ठीक है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है विश्व में। और भारत के 2/3 जनसंख्या यानी जो 2/3 जनसंख्या है भारत की, वो अब तक कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है। 2/3 जनसंख्या। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो ये जो कृषिगत भूमि है उसका मार्ग है ग्रीन। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा इंडिया है, तो ये पूरी तरह से ग्रीन है, यानी कि यहाँ कृषिगत भूमि बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। और यहाँ जो अंटार्कटिका है, आप देख पा रहे हो हमारा जो 7th कॉन्टिनेंट है, यहाँ बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल भी कृषि पॉसिबल नहीं है। और जो उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे भी कम है, कहीं कहीं है। यहाँ उत्तर अमेरिका में फिर भी बहुत है, दक्षिण अमेरिका में कम है। और ये है आपका एशिया, रूस कह सकते हैं, रसिया, और इधर है यूरोप, ये है अफ्रीका। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो ही एक ऐसी कंट्री है, मतलब और भी कंट्री हैं आप भी देख पा रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन इंडिया ऐसा है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि के लिए अनुकूल पर्यावरण पाया जाता है। शब्द है कल्चर से हमने जान लिया क्या होता है। कल्चर मतलब करना। अब एग्री शब्द है, एग्री का मतलब होता है कृषि। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। फिर होता है शहरी। शहरी का मतलब होता है रेशम उत्पादन। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो ये इसे हम कहेंगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर से अर्थ है रेशम का उत्पादन। जहाँ ये वर्ड पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर माने सेरिकल्चर मीन्स, है ना। पिसी, पिसी का मतलब होता है मत्स्य पालन। तो जहाँ पे मत्स्य पालन यानी मछली को पिसी बोलते हैं, तो मछली पालन को कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है, उसे हम पिसी कल्चर कहते हैं। ठीक है।
फिर आता है विटी। विटी कहते हैं द्राक्षा, यानी कि जो अंगूर की खेती है उसको विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हॉर्टी। हॉर्टी का मतलब होता है उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो कई लोग कहते हैं हॉर्टी में सिर्फ सब्जियां आती हैं या सिर्फ फूल आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर हम तीनों चीजों को कह सकते हैं, सब्जियां उगाने को, फूलों उगाने को और फलों के उगाने को। तो ये सब चीजें हॉर्टिकल्चर में आती हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है। और एग्रीकल्चर तो सभी जानते ही है, किसानों के देश में रहते हैं तो, और नहीं है तो आज जान जाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका कृषि तंत्र। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादक आते हैं। तो ये जो कृषिगत भूमि में कृषि पद्धति है उसमें भौतिक और मानवीय कृषि निवेश किस तरह से होता है, यानी कि जो एक मिनट, भौतिक यानी कि जो फिजिकल निवेश जिसको हम कह सकते हैं, इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स है और ह्यूमन इनपुट्स है, मानवीय निवेश है कि मनुष्य का क्या क्या मेहनत कितनी लगती है, और जो फिजिकल भौतिक निवेश है वो कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण होता है। तो ये निवेश मशीनरी में यदि हमने निवेश किया, ठीक है, बीज में, रसायन में, और ये काम कर रहे हैं, ये प्रक्रम हो रहा है जुताई, बुआई, छिड़काव, और फिर उससे क्या मिल रहा है हमको? फसल मिल रही है। तो मनुष्य का क्या लगा? एक तो उसने भंडारण किया, दूसरा मेहनत की, मशीन अपनी खुद की लगाई और रसायन खुद के लगाए। और प्रकृति यदि अच्छी वर्षा हुई, मिट्टी अच्छी है, ढाल अच्छी है, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें ठीक ठाक हो गई तो फसल क्या होगा? अच्छी फसल उगेगी। ठीक है। और ये सारी चीजें अनुकूल ना हुई तो फिर फसल अच्छी नहीं मिलेगी। अब कुछ रोचक तत्व हैं जिन्हें हम जानते हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, यानी कि जैविक कृषि जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़क नाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये क्या है? जैविक कृषि के लोग ज्यादातर कहते हैं कि जैविक कृषि से उगी हुई सब्जियां, फल कुछ भी ना फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो उतने ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है। नेचुरल उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, नेचुरल क्लाइमेट वगैरह पे ज्यादा डिपेंड करता है। फिर आती है कृषि के प्रकार की। कृषि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर पर के आधार पर कृषि मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। एक है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जैसे सब्सटेंस फार्मिंग, जो खुद के लिए की जाती है। ठीक है। दूसरी है वाणिज्यिक कृषि, जो कमर्शियल फार्मिंग जिसे हम कह सकते हैं। मतलब निर्वाह कृषि में क्या है, हम सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं, और वाणिज्यिक कृषि में हम इतना ज्यादा अनाज उगाते हैं कि हम उसे सेल कर सकें, बेच सकें। ठीक है। तो निर्वाह कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसमें भी टास्क इंटेंसिव सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि जो गहन निर्वाह कृषि है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसमें क्या होता है, एक किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में, युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है।
और जो गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। फिर आती है दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो जो स्थानांतरी कृषि होती है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी एशिया भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और ये एनसीईआरटी बुक में हम करीब 3rd, 4th, 5th क्लास से शायद पढ़ रहे हैं, 6th में भी थी ये, 7th में भी थी। तो इस तरह की जो कृषि है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है विश्व में। तो ये स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग फार्मिंग, उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं और मैक्सिको में इसको मिल्पा, मतलब तरीका वही रहता है लेकिन नाम अलग अलग है। किस तरह से होती है कि भाई क्या किया, एक भूभाग था, हमने शायद अभी 7th क्लास में पढ़ा था, एक जंगल है, ठीक है, जंगल के यहाँ से उन्होंने पेड़ों को काटा, इस भूखंड को साफ किया और साफ करके इस पे जो पेड़ थे उनको काट के जला दिया और उसकी राख को ऐसे रहने दिया और थोड़ा सा उसको खोद के, जुताई नहीं करते हैं इसमें। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि क्या इस खेती में जुताई की जाती है, तो जुताई नहीं की जाती है, ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा खोद दिया जाता है और खोदने के बाद फिर उसको बीजों को ऐसे डाल दिया जाता है और फिर क्या क्या उगाया जाता है, तो यहाँ इसमें उगाया जाता है मक्का, रतालू, आलू और कसाव, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो फिर क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ जो जंगल बचा हुआ है इस पे एक बार खेती कर ली, ठीक है, फिर यहाँ से जाके यहाँ का जो पार्ट था उसको जंगल को साफ किया, ठीक है, फिर उस पर भी वही प्रक्रिया कि कर्तन यानी कि काटा और काट के जला दिया, जो बांस वगैरह खड़े होते ना उनको काट के जला दिया और उसकी आशीष को यानी राख को ऐसे ही रहने दिया उसी पे, और फिर हल्के से खुदाई करके वही प्रोसेस सेम, और फिर इसको भी छोड़ के फिर यहाँ का साफ किया पार्ट। तो इस तरह से क्या है, जंगल भी खत्म हो रहे थे इस कृषि से, हो रहे हैं, ठीक है। तो यह कृषि इंडिया में किस नाम से जानी जाती है, झूमिंग खेती के नाम से, और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं और ब्राजील में इसको रोका कहते हैं और मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में इस तरह की कृषि की जाती है। दूसरी आती है आपकी चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में है, तो ये अर्ध शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। तो ये आप पीछे देख पा रहे हो, जो चलवासी होते हैं पशुचारक, वो अपने पशुओं को लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। और फिर आती है आपकी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में यानी कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घाट के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें हम साल भर में एक ही फसल उगाते हैं, ठीक है। फिर है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। और इस साल आपको पता है हमारे भारत की चाय नंबर 1 पर रही है। ठीक है, चाय भारत के असम में उगाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मुख्य फसलें क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो इन फसलों में दूसरा है चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो ये बात याद रखना कि चीन में चावल उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अग्रणी है, सबसे आगे है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है भारत, थर्ड में है जापान, फोर्थ में है श्रीलंका और मिस्र है। तो अनुकूलन जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। फिर आती है गेहूं। तो गेहूं के वर्धन के मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की जो कटाई है के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमुट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि मार्च में जब हम होली जलाते हैं, अभी आई है, तो उसमें क्या है, ये गेहूं की बाली भी जलाई जाती हैं। तब तक ये गेहूं क्या होते हैं, दाने बन जाते हैं इनमें। ठीक है, तो ये मार्च में ठंडी खत्म हुई होने लगती है तो इस सर्दियों में ही ये उग जाती है। ठीक है, फिर आती है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुआ मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तक पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी ये क्या है, मिलेट है, जो कि उगाए जाते हैं कहाँ पे, नाइजीरिया, चीन और नाइजर के इनके अन्य उत्पादक देश हैं। फिर आता है मक्का। तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। तो अब ये आप मक्का देख पा रहे हैं बॉक्स में, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मक्का यानी कि जो कॉर्न है के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपने अब तक जो मक्का देखा है वो कितने रंगों में देखा है, यानी कि कॉर्न जो है वो कई रूपों में, कई रंगों में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कपास। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। तो अगर अग्रणी उत्पादक पटसन पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये भारत अग्रणी उत्पादक है पटसन का।
फिर आती है कॉफी। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तो कॉफी उत्पादक के लिए अग्रणी पूछा जाए नंबर 1 पे कौन है, तो वो है ब्राजील। अब थोड़ा सा रोचक तथ्य जान लेते हैं कि जो कॉफी है, कॉफी के पौधे की खोज किसने की और किस तरह से हुई। तो इसके पीछे एक कहानी है कि कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस तरह से क्या हुआ, कॉफी की खोज हुई। ठीक है, ये कॉफी की कृषि हो रही है। उसके बाद आती है चाय। तो बागानों में उगाई जाने वाला एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुउपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या है, इसको असम में उगाया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, धीमी धीमी बारिश होती रहती है। अब कृषि का विकास कैसे हुआ ये जान लेते हैं। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। तो क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा। अब भारत का एक फार्म है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्ष में एकांतर पर खरीदता है, और उसकी भूमि उर्वर है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेत जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं, समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादन को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये हुई भारत की बात कि भारत में किस तरह से कृषि होती है।
अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फर्म को देखने के लिए कि वहाँ किस तरह से कृषि होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, और ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहार किसान की तरह। ठीक है, तो यहाँ आपने ये भी देखा कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर जो कीटनाशकों का यानी कि छिड़काव किया जा रहा है, कीटनाशकों का, वो किससे किया जा रहा है? प्लेन के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बड़ा भाग होता है और एक बराबर मात्रा में नहीं हो पाएगा यदि कोई मनुष्य करेगा तो। और अपने खेतों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो अभी इंडिया में भी अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने ड्रोन का उपयोग किसानों को वितरित किए हैं ड्रोन, मतलब वितरित करने की बात कही है, ताकि किसान अपनी खेती में ड्रोन का उपयोग करके मतलब इसीलिए जैसे कीटनाशक है उनके छिड़काव के लिए और फसल पर नजर रखने के लिए कि कहाँ कैसी फसल है, इस सब के लिए वो ड्रोन का उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये सब अभियान यहाँ भी चलाए जा रहे हैं। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कि कृषि क्या है। तो पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? कृषि यानी कि कृषि में हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, जिसमें फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, और जो जानवरों का पालन करते हैं, ये सब किस में आते हैं? कृषि में ही आते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हैं, तो कृषि को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उर्वरक है या नहीं, क्लाइमेट यानी कि मौसम, जलवायु कैसी है वहाँ की, या टोपोग्राफी, कह सकते हैं कि अगर भूमि उपजाऊ होगी तो अच्छी खेती होगी, बारिश हुई तो अच्छी खेती होगी, और भारत में तो ज्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर होते हैं कि बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। फिर है स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो स्थानांतरी कृषि हमने, जिसको हम कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, तो ये भारत में झूम फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। और इसमें क्या होता है कि अब मैंने समझाया भी था कि एक जंगल है, उसके कुछ पार्ट को साफ किया जाता है और फिर वहां से पेड़ों को जला दिया जाता है। जलाने के बाद मतलब पेड़ों को काटा जाता है, फिर जलाया जाता है और फिर उसको थोड़ा सा खुदाई करके फसल की जाती है। तो इससे हानि ये है कि फिर यहाँ इस पार्ट को छोड़ के फिर यहाँ से जो जंगल था उसको भी काट लिया जाता है, फिर यहाँ भी वही प्रक्रिया करते हैं खेती की और फिर से छोड़ दिया, फिर यहाँ से भी। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी जो हानि है वो ये है कि इस कृषि में जंगल जो है वो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि फिर दोबारा से इस पर कृषि नहीं की जा सकती, मतलब कुछ सालों तक तो कम से कम नहीं, जब तक दोबारा से जंगल ना उगाए। तो जंगल उगने में काफी समय लगता है। हाँ। फिर है कि रोपण कृषि क्या है।
तो रोपण कृषि जो है, तो जो रोपण कृषि है उसे हम कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, किसी एक फसल को उगाया जा सकता है, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, गन्ना हो, या काजू बादाम हो, रबड़ हो, केला हो, कॉटन हो। मतलब कि ये क्या है, एक लार्ज अमाउंट पे उगाए जाते हैं बेचने के पर्पज से। ठीक है, तो ये रोपण कृषि है। फिर है कि सरकार किसानों को कृषि विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार जो है वो बीज उपलब्ध कराती है, कर्जा भी देती है आपको बीज खरीदने के लिए, और कई सारी चीजें कई तरह से मदद करती है। जैसे कि ये जो है सहकारी भंडार में दूध बेचता है, तो सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारा, प्रकार पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। और कृषि के विविध कार्यों में परिवार के, ये तो सभी सदस्य हो गए। तो सहकारी समिति बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण देता है। ठीक है, मतलब ऋण देती है। और किस तरह से बेचने के लिए ये सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से सरकार मदद करती है। फिर है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? गेहूं उगाना, आदिम कृषि या फलों व सब्जियों को उगाना। तो हमने ऊपर पढ़ा था, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फल को, सब्जियों को और फूलों को भी उगाया जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर है सुनहरा रेशा से अभिप्राय। तो सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। ठीक है, ये देखिए, ये जो पटसन है इसको हम सुनहरा रेशा के रूप में भी जानते हैं, तो कपास के साथ कंफ्यूज मत होना। फिर है कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक जो है वो है ब्राजील। ठीक है, फिर कारण बताइए कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो जो भारत है वहाँ पे 2/3 लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर हैं। तो 2/3 लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो कृषि को प्राथमिक क्रिया होना ही है, इसीलिए ये प्राथमिक क्रिया है। फिर है कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि एक तो जरूरत, कौन सी फसल की कहाँ जरूरत है। दूसरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो होती है कि वहाँ का मिट्टी कैसी है, वहाँ कौन सी फसल उग सकती है। ठीक है, और लेबर पर, टेक्नोलॉजी पर, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मतलब वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, क्लाइमेट कैसा है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। अब है कि अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, और जो तृतीयक क्रियाएं हैं उनमें वो सपोर्ट देती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्रियाओं को, वो तृतीयक क्रियाएं होती हैं। जैसे अनाज उगाना क्या है, प्राथमिक क्रिया है, लेकिन उससे ब्रेड बनाई वो सेकेंडरी वर्ब हो गई, सेकेंडरी क्रिया हो गई। और थर्ड जो है, जैसे उसको बेचने में मदद करना, बैंक, सहकारी चीजें, ये सारी चीजें तृतीय क्रियाओं में आ जाती हैं। ठीक है, फिर है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो निर्वाह कृषि जो खुद के निर्वाह के लिए किए जाए, और गहन मतलब कि जिसको करने में बहुत ज्यादा परिश्रम लगता है, बड़ी मुश्किल से होती है, तो ये निर्वाह और गहन कृषि है। फिर है क्रियाकलाप के बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन, दलहन को बीज को एकत्रित कीजिए। ये कुछ नहीं है, इन सबको करने की आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल पे नए हैं तो यहाँ सारी एनसीईआरटी बुक्स को इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। अभी एसएसटी की चल रही है, फिर इंग्लिश और हिंदी नहीं, इंग्लिश और बस इंग्लिश और एसएसटी ही मुख्य रहेंगी यहाँ किताबें। और अभी कुछ सोचा नहीं है, बाद में सोचा जाएगा तो बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।